प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा जो राजस्थान ज्योग्राफी चल रही है और उसमें मैंने आपको स्थिति और विस्तार का टॉपिक जो था वो पढ़ा दिया था। अभी आज हम राजस्थान के भौगोलिक विभाजन का अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान ज्योग्राफी हमारे चल रही थी। ऑफलाइन में मैंने आपको राजस्थान स्थिति और विस्तार का अध्ययन करा दिया था और उसके कुछ क्वेश्चन भी हमने प्रैक्टिस किए थे। अब ये जो दूसरा चैप्टर है राजस्थान का भौगोलिक विभाजन, आज हम इसको देखेंगे। तो आप ध्यान से सुनते रहिए और अपनी अपनी कॉपी में आप जो है नोट्स बना लीजिएगा। मैं आपको पीडीएफ डाल दूंगा। अभी इसको ध्यान से देखिए जिस प्रकार से मैं समझाता हूँ। इस लेक्चर में हम क्या क्या देखेंगे, ओवरव्यू, सारा कुछ देखने के लिए आप देखिए। पहले तो हम पश्चिम मरुस्थल प्रदेश के बारे में जानेंगे, उसकी उत्पत्ति, उसका विस्तार, उपविभाजन, विशेषताएं और कुछ शब्दावलियां हैं। अरावली प्रदेश के बारे में जानेंगे, पूर्वी मैदान के प्रदेश के बारे में जानेंगे, हाड़ौती के पठार के बारे में जानेंगे और कुछ ओल्ड ईयर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और ओल्ड ईयर के आरएस मेन के कुछ क्वेश्चन होंगे, वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये जो राजस्थान का नक्शा है गूगल मैप के द्वारा दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हो। ऊपर पंजाब है, हरियाणा है, न्यू दिल्ली है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, साइड में गूगल मैप का नक्शा है। आइए अब देखिए, हम लेक्चर की शुरुआत करते हैं। लेक्चर की राजस्थान के भू आकृतिक स्वरूप बहुत प्राचीन है। राजस्थान का जो भू आकृतिक स्वरूप है वो बहुत प्राचीन है और लंबे समय की अपर्दन और निक्षेपण प्रक्रियाओं से बना है। इरोशन एंड डिपोजिशन, अपर्दन और निक्षेपण जो प्रक्रियाएं होती हैं वो क्या होती है, जैसे नदियों द्वारा जो मिट्टी बहा कर लाई जाती है और पर्वतों से जो मिट्टी का कटाव होता है, उस प्रक्रिया के माध्यम से जो भी क्षेत्र बनता है वो अपर्दन के माध्यम से बनता है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान के मध्य से होकर गुजरती है और मोटे तौर पर राजस्थान को दो भागों में बांट देती है। अध्ययन की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं नक्शे में। पहला है मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। इस प्रकार से आप देखिए, ये जो लाइन बीच में मरुस्थलीय प्रदेश में खिंची हुई है, यहाँ से इसके पश्चिम में जो है शुष्क मरुस्थल है और पूर्व में अर्ध शुष्क मरुस्थल है। उसके बाद में ये जो दूसरी लाइन है, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये अर्ध शुष्क है, अर्ध शुष्क एरिया। ये वाला एरिया है, जो ये वाला एरिया है ना, ये अर्ध शुष्क एरिया है। देखिए, इसके बाद में ये अरावली पर्वतीय प्रदेश है, सिरोही से लेकर ये आपको दिखाई दे रही है। उसके बाद में ब्लू कलर का जो दिखाई दे रहा है, ये उत्तरी मैदानी प्रदेश, इसको बोलते हैं, और ये हाड़ौती का पठार है, इधर वाला दक्षिण पूर्वी पठार जिसको बोलते हैं। अब आगे देखिए, ये राजस्थान का मैप, इसको आप ढंग से अध्ययन कर लीजिए। चलो आगे चलते हैं। इन 4 भौतिक प्रदेशों को की दृष्टि
से अन्य भागों में विभाजित या वर्गीकृत किया जाता है। राजस्थान भौगोलिक विभाजन नंबर 1, मरुस्थलीय प्रदेश। मरुस्थलीय प्रदेश को शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल दो प्रकार के भागों में बांटते हैं। शुष्क मरुस्थल में बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश होता है, जहाँ मतलब बालू का स्तूप नहीं होते हैं, और एक होता है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, जहाँ पर ज्यादातर बालू का स्तूप मिलते हैं। अर्ध शुष्क मरुस्थल में घग्गर का मैदान आता है, शेखावटी का क्षेत्र आता है, नागौर की उच्चभूमि क्षेत्र आती है और लूनी बेसिन आता है। दूसरा जो भाग है भौतिक प्रदेश है राजस्थान का, वो है अरावली प्रदेश। अरावली प्रदेश में उत्तरी अरावली आती है, मध्य अरावली आती है, दक्षिण अरावली आती है। दक्षिण अरावली में भी आबूखंड आता है और एक जो है मेवाड़ प्रदेश आता है। इसके बाद में आ जाइए आप राजस्थान का पूर्वी मैदानी क्षेत्र। पूर्वी मैदानी क्षेत्र में बनास बाणगंगा बेसिन आता है, चंबल बेसिन आता है और माही बेसिन आता है। तीन चीजें आती हैं, तीन क्षेत्र आते हैं। चौथा जो क्षेत्र है भौतिक प्रदेश है वो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में दक्कन का पठार क्षेत्र आता है एक तो, और एक विंध्य कगार क्षेत्र आता है। आगे आ जाइए, अब इस मैप पे आइए आप। यहाँ पर आपको थोड़ा समझने की जरूरत है। ये मैप देखिए आप, यहाँ पर जो है यहाँ से लेके ये जो पूरा एरिया दिखाई दे रहा है अरावली को छोड़ दिया यहाँ तक, ये जो पूरा एरिया दिखाई दे रहा है ये जो है पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश। अब पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में ये गंगानगर और हनुमानगढ़ का ये जो एरिया है ये एरिया घग्गर क्षेत्र कहलाता है, और ये इधर शुष्क प्रदेश है पूरा, जिसमें आपके बीकानेर का क्षेत्र आ जाता है, बाड़मेर आ जाता है, जैसलमेर आ जाता है ना, और ये इधर लूनी बेसिन में बाड़मेर इधर आ जाता है। कुछ बाड़मेर क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है, यहाँ पर बालू का स्तूप नहीं पाया जाता, इस एरिया में बालू का स्तूप नहीं पाया जाता। इसके बाद में आइए आप अर्ध शुष्क में, एक तो ये शेखावटी क्षेत्र आ जाता है, चूरू झुंझुनू सीकर है ना, इधर ये आ गया नागौर उच्च भूमि, नागौर का प्रदेश आ गया, और लूनी बेसिन में इधर जालोर बाड़मेर वो जरा आ जाते हैं। अब इसके बाद में आप देखिए, मैं इसको लेता हूँ, थोड़ा सा बैठने में दिक्कत आ रही है, कलर चेंज कर लेता हूँ। इसके बाद में आ जाइए ये जो अरावली आपको दिखाई दे रहा है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। अरावली इधर से यहाँ से सिरोही में सबसे ज्यादा चौड़ी है, दिखाई दे रही है आपको, ये जो सिरोही है वो नजर आ रहा है। यहाँ से ये सीधी जाती है, ऐसे राजस्थान को दो भागों में बांटती है। मध्य अरावली अजमेर में है, अजमेर उसके आसपास के क्षेत्र में। उसके अलावा ये उत्तरी अरावली है, ये अलवर, यहाँ से अलवर से होती हुई इधर जो है दिल्ली तक रायसीना, जहाँ राष्ट्रपति भवन है, रायसीना की पहाड़ियां, वो भी अरावली का भाग है, वहां तक जाती है। उसके अलावा अब एक क्षेत्र ये हो गया आपको, जैसे ये, इसके अलावा पूर्वी मैदान देखिए आप, पूर्वी मैदान देखिए। पूर्वी मैदान में आपके आती है ये जो एरिया है बाणगंगा बेसिन, बाणगंगा बेसिन का एरिया है। उसके बाद बनास बेसिन आ जाता है, उसके बाद छप्पन का मैदान आ जाता है, ये प्रतापगढ़ बांसवाड़ा एरिया। इधर देखिए राजस्थान में प्रतापगढ़ में जो बांसवाड़ा एरिया है, ये एक मिनट सेव करने में दिक्कत होती है, एक आध दिन में हो जाएगा। ये जो एरिया ये वाला छप्पन का मैदान, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा, अब ये सारे पूर्वी मैदान के भाग हैं, पूर्वी मैदान के भाग है। बनास गंगा बेसिन, ये करौली स्वाय माधोपुर एरिया इस साइड में आ गया। ये यहाँ पर ये भरतपुर धौलपुर है ना, और बनास बेसिन, ये बनास नदी का क्षेत्र आ गया पूरा का पूरा। उसके बाद में 10-9 हुए, 10:09 जाएगा तू? हाँ ठीक है, टाटा कर दे, ओके। अब देखिए यहाँ पर आइए, दक्षिण पूर्वी पठारी जो क्षेत्र है, ये विंध्य कगार क्षेत्र आ गया इधर है ना, सवाई माधोपुर
करौली धौलपुर, और ये है दक्कन का लावा पठार, ये जो झालावाड़, थोड़ा सा कोटा में, मेन झालावाड़ में, बारां में, ये जो क्षेत्र है। अब आपको समझ में आ गया होगा राजस्थान के भौतिक प्रदेश। चलो ठीक है, अब हम चलते हैं आगे चलते हैं। आइए 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 आइए। सबसे पहला पार्ट जो आता है वो आता है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अब हम इसका अध्ययन करेंगे। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, इसमें हम विस्तार क्षेत्र देखेंगे, जनसंख्या देखेंगे, उत्पत्ति देखेंगे, महत्व देखेंगे, वर्गीकरण देखेंगे, उसकी विशेषताएं देखेंगे और कुछ शब्दावलियां देखेंगे। पश्चिम मरुस्थल का जो विस्तार है वो राजस्थान के 12 जिलों में। कितने जिलों में? 12 जिलों में। एक मिनट। पश्चिम मरुस्थल का विस्तार 12 जिलों में। अब आप देख पा रहे हो, ये जो पश्चिम मरुस्थल प्रदेश है, ये जो मैप देखिए आप राजस्थान का, यहाँ पर 640 किलोमीटर जो है ये लंबा है और 300 किलोमीटर ये चौड़ा है। येलो कलर में जो दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा पश्चिम मरुस्थल प्रदेश है। इसमें भी एक तो जो है शुष्क है बिल्कुल, और एक अर्ध शुष्क है, दो तरह का है ये। तो जनसंख्या कितनी निवास करती है? क्वेश्चन यहां से बनता है। जनसंख्या जो है 40% राज्य की जनसंख्या निवास करती है। टोटल विस्तार 12 जिलों का आता है और वर्षा में 0 से 50 सेंटीमीटर के लगभग होता है। राज्य में क्षेत्रफल कितना है? 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। राज्य का 2/3 है, यानी कि 61% जो है ये क्षेत्रफल कवर करता है। अब इसमें डिवाइड पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, थार डेजर्ट और भारत का विशाल मरुस्थल, ये इसके नाम है। थार मरुस्थल जो है भारत एवं पाकिस्तान में, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, भारत में ये है, इन राज्यों में है। कुछ पंजाब में भी है, थोड़ा बहुत हरियाणा में भी है, गुजरात में भी है, ज्यादातर राजस्थान में। विश्व में सर्वाधिक घनी आबादी वाला रेगिस्तान है, और जो रेगिस्तान है वहां इतने लोग रहते नहीं है, लेकिन हमारे राजस्थान में जो मरुस्थल है उसमें सबसे ज्यादा घनी आबादी यहाँ पर निवास करती है। सर्वाधिक जैव विविधता है। जैव विविधता का मतलब होता है जिसमें पेड़ पौधे, जीवों की विविधता है। यहाँ अनेक प्रकार के पेड़ पौधे मिलते हैं, अनेक प्रकार के जीव मिलते हैं, और मरुस्थलों में नहीं मिलते हैं। विश्व का 17वां सबसे बड़ा है मरुस्थल है। अब ढाल कैसा है इसका? पूर्व से पश्चिम की ओर और उत्तर से दक्षिण की ओर, दो तरफ ढाल है इसका। पूर्व से पश्चिम की ओर है ढाल। तो मान लो कोई नदी जिस प्रकार से नदियां बहती है उससे पता लगाया जाता है कि भाई जो है नदी ढाल किस तरफ है। जैसे मैं यहां से बताता हूं आपको, ये जो अजमेर है, ये अजमेर की नाग पहाड़ियों से लूनी नदी निकलती है, ऐसे बहती है, बाद गुजरात में जाके बाद खाड़ी में गिर जाती है। तो ये जो हुआ पूरब से पश्चिम की ओर ही ढाल हुआ और उत्तर से दक्षिण की ओर ही ढाल हुआ। पूर्व से आई नदी थोड़ी पश्चिम में चली, फिर उधर से उत्तर से दक्षिण की तरफ हो गया ढाल। समझ में आएगी बात? चलो ठीक है, आगे देखिए। थार का मरुस्थल जो है लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। किलोमीटर स्क्वायर का मतलब वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। भारत में 85% है और पाकिस्तान में कितना है? पाकिस्तान में ये जो है 15%। भारत में 85% है, पाकिस्तान में 15% है। पाकिस्तान के कौन से जिले हैं? सिंध और पंजाब प्रांत है, मतलब जिले, सॉरी, सिंध और पंजाब प्रांत में, और भारत में जो है राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में और गुजरात में। आगे देखिए, आइए। राजस्थान के क्षेत्रफल का 61% क्षेत्र जो है पश्चिम मरुस्थल है, और थार के मरुस्थल का 58% राजस्थान में है। क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि थार के मरुस्थल का कितने प्रतिशत भाग राजस्थान में है, क्योंकि पूरे भारत में भी, पंजाब में भी, हरियाणा में
भारत में और स्टेट में भी, पंजाब में भी, हरियाणा में भी, गुजरात में भी, ठीक है। और तो थार का जो मरुस्थल है उसका कितना परसेंट है? राजस्थान में 58। और राज्य के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? टोटल जो राज्य का क्षेत्रफल है, पूरा टोटल एरिया, उस टोटल एरिया का कितना परसेंट है? 61% है। प्रमुख नदी कौन सी है? लूनी है। वनस्पति मरुद्भिद, जोरोफाइट्स, यानी कि रेगिस्तानी वनस्पतियां इसमें। अब ये बना कैसे? सबसे पहली बात, ये बना कैसे? तो प्राचीन काल में यहाँ ठेती सागर हुआ करता था। ठेती सागर के अवसाद से मानी गई है इसकी उत्पत्ति। कुछ विद्वान जो है ग्रेट अफ्रीकन सहारा का हिस्सा मानते हैं इसको, लेकिन अमान्य है ये बात, मानते कुछ विद्वान। ठेतीस सागर के पक्ष में जो प्रमाण है वो क्या है? पेट्रोलियम भंडार, क्योंकि समुद्रों में मिलता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्री जीवाश्मों से होता है, और जब रेगिस्तान में मिल रहा है तो इसका मतलब यहां पर भी कभी न कभी कोई समुद्र रहा है, सीधी सी बात है। पानी की झीलें, ठेतीस सागर के अवशेष भाग हैं, क्योंकि खारे पानी की झीलें, तो खारा पानी समुद्र में मिलता है। यहाँ कहां से आया खारा पानी? सीधी सी बात है। माइकोनिस चट्टानें, थार के मरुस्थल में माइकोनिस चट्टानें मिलती है, जबकि सहारा में नहीं मिलती, जबकि ये चट्टानें जो है समुद्र में मिलती है। कुलदरा गांव जैसलमेर, यहाँ प्लास्टोसिन काल के मत्स्य के अवशेष प्राप्त हुए, अतः ये समुद्री भाग रहा होगा। आकल गांव जैसलमेर, यहाँ पर जो है आकल गांव जैसलमेर, यहाँ स्थित लकड़ी के जीवाश्म 8 करोड़ वर्ष प्राचीन है, अतः निश्चित रूप से प्रारंभ में मरुस्थलीय क्षेत्र नहीं था, पहले क्या था? यह समुद्री था। गोंडवाना क्रम की चट्टान की उपस्थिति है। 56 की पहाड़ियां, बाप बोल्डर, 56 का मैदान वहां है प्रतापगढ़ बांसवाड़ा में। 56 की पहाड़ियां जो है वो यहाँ है, कहाँ? रेगिस्तान में। बाप बोल्डर लिग्नाइट भंडार गोंडवाना क्रम चट्टान है जो प्रमाणित करती है कि प्रारंभ में यहाँ मरुस्थल नहीं था। आगे आ जाइए आप। थार के मरुस्थल का महत्व। थार के मरुस्थल का क्या महत्व है? विश्व के संदर्भ में देखेंगे, भारत के संदर्भ में देखेंगे और राजस्थान के संदर्भ में देखेंगे। विश्व शक्ति ग्रह यानी कि सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन की यहां संभावना है, क्योंकि सूर्य रेगिस्तान में ज्यादा देर तक चमकता है और बहुत ज्यादा ताप देता है। ज्यादातर दिन, कई विश्व में कई देश ऐसे हैं जहां पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती, ठंडे प्रदेश हैं, तो सौर ऊर्जा वहां पर बनी नहीं सकती। और बिजली जो है पानी से बनाते हैं, तो पानी खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, तो पानी इतना ज्यादा होता नहीं है। तो सौर विश्व का शक्ति ग्रह भी मान सकते हैं, इसलिए सौर ऊर्जा की ज्यादा से ज्यादा संभावना है। सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है, और मरुस्थलों में कुछ भी नहीं है, केवल रेत ही रेत है। यहाँ पर थोड़े बहुत पेड़ पौधे भी हैं, जानवर भी हैं और इंसान भी हैं। सर्वाधिक जनघनत्व वाला है, सबसे ज्यादा जनघनत्व मरुस्थल के हिसाब से, है ना। भारत के संदर्भ में सर्वाधिक पेट्रोलियम भंडार अपतटीय क्षेत्र वाला के अलावा, अपतटीय क्षेत्र जो समुद्र का एरिया होता है, जैसे बॉम्बे हाईवे, बंबई में जो बॉम्बे हाईवे है बंबई में, बंबई के पास में जो समुद्री एरिया, वहां पर तेल निकलता है। तो वो जो समुद्री एरिया के अलावा जो सर्वाधिक पेट्रोलियम का भंडार कहाँ है? यहाँ है रेगिस्तान में। ग्रीष्म ऋतु में निम्न वायुदाब होता है, गर्त विकसित कर भारतीय मानसून को नियमित करता है, क्योंकि सबसे ज्यादा गर्मी यहाँ पड़ती है, तो सबसे ज्यादा गर्मी जहाँ पड़ती है वहां पर निम्न वायुदाब उत्पन्न होता है और समुद्र से हवाएं पानी लेकर चलती है। इस कारण भारत में बारिश होती है, इसका प्रमुख कारण है। राजस्थान के संदर्भ में सबसे बड़ा ऊर्जा उत्पादन एवं भंडार क्षेत्र है। अधात्विक खनिजों का विशाल भंडार है, और इंदिरा गांधी नहर परियोजना IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, नर्मदा नहर के कारण कृषि के क्षेत्र में यहाँ पर बढ़ोतरी हो रही है। गंगानगर में रेगिस्तान ही था, लेकिन अन्न का कटोरा कहा जाता है उसे राजस्थान का, क्योंकि सबसे ज्यादा गेहूं फसल वहीं होती है। ये कुछ पिक दे रखी है राजस्थान की, देख सकते हो आप, PDF बड़ा करके देख लीजिए, है ना। आगे आइए। थार के मरुस्थल का विभाजन करना है अब हमें। 25 सेंटीमीटर बारिश के आधार पर मरुस्थल को 2 भागों में बांट सकते हैं। 25 सेंटीमीटर की जो बारिश है उसके आधार पर, एक तो शुष्कतम मरुस्थल जो बिल्कुल ही सूखा होगा,
वो भी 2 प्रकार का होगा, शुष्कतम और एक अर्ध शुष्क मरुस्थल। ये 4 पार्ट कर रखे हैं इसके। तो 2 प्रकार के हैं तार के मरुस्थल का विभाजन, एक तो शुष्कतम और एक अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो शुष्कतम जो है वो होता है, एक तो बालू का स्तूप मुक्त होते हैं जहां पर बालू का स्तूप नहीं होते, और एक होता है बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र जहां पर रेत के बड़े बड़े टीले स्तूप दिखाई देते हैं। अर्ध शुष्क में गग्गर का मैदान है, शेखावटी बेसिन है, नागौर उच्च भूमि है और लूनी बेसिन है। अब आप आ जाइए मैप की तरफ। मैप की तरफ आने के बाद में जैसे पिछले मैप में हमने देखा था वैसे इसमें देखेंगे कि जो पश्चिमी मरुस्थल है उसमें गग्गर का क्षेत्र दिखाई दे रहा है आपको। ये मैं लिख देता हूँ थोड़ा। ये वाला जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये वाला जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये वाला जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये वाला गग्गर का मैदान, ये गग्गर का मैदान गंगानगर हनुमान। इसके अलावा ये सीकर झुंझुनू चूरू शेखावटी क्षेत्र, नागौर उच्च भूमि आ गई है, और ये लूनी बेसिन, ये तो अर्धशुष्क क्षेत्र में आ जाते हैं तीनों। और ये अर्धशुष्क क्षेत्र में आ जाते हैं, गग्गर का मैदान भी अर्धशुष्क क्षेत्र में आता है। यहां से यहां तक जो है ये शुष्कतम क्षेत्र है, ये पूरा एरिया जो दिखाई दे रहा है। इसमें भी 2 प्रकार के हैं, एक तो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है, यहाँ पर बालू का स्तूप यहाँ पर ये कम होते हैं, यहाँ पर जैसे पोखरण वगैरह है यहाँ पर इतने ही नहीं है थोड़ा सा। और ये जो एरिया है पूरा का पूरा यहाँ पर बड़े बड़े बालू का स्तूप पाए जाते हैं। समझ में आई बात? ठीक है। अब आगे देखिए, आगे देखिए शुष्कतम मरुस्थल। शुष्कतम मरुस्थल के बारे में देखें। शुष्कतम मरुस्थल जो है जैसलमेर, उत्तरी पश्चिमी बाड़मेर, पश्चिमी जोधपुर, ये वाला जो एरिया दिख रहा है वो सारा शुष्कतम मरुस्थल का है। दक्षिण पश्चिमी बीकानेर में स्थापित है। ये ध्यान रखना है कि भाई ये जो एरिया है इस एरिया में कौन कौन से जिले का कौन कौन सा हिस्सा आता है। जब तक राजस्थान के जिलों का अध्ययन नहीं करोगे समझ में नहीं आएगी बात, है ना। वैसे ही समझ में आ रहा है कि जैसलमेर पूरा आ रहा है, पूरा जैसलमेर आ रहा है, यहां से यहां तक ये पूरा जैसलमेर आ रहा है ना। इधर जैसे मान लो कि यहाँ पर बाड़मेर है तो बाड़मेर का ये पश्चिमी हिस्सा आ रहा है, थोड़ा सा उत्तरी हिस्सा आ रहा है ना। इधर बीकानेर है, बीकानेर दक्षिण पश्चिम बीकानेर में, ये पश्चिमी और दक्षिणी बीकानेर है इधर। तो ये इस तरह से आप नक्शे का अध्ययन करके और सारे जिलों को बार बार प्रैक्टिस करके अंदाजा लगा सकते हो। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। मैं कितना ही पढ़ाऊं और कोई कितना ही पढ़ा दे, और कितने लेक्चर ले लो और कितनी कोचिंगें कर लो, खुद करोगे तभी कुछ होने वाला है। खुद मरोगे तभी स्वर्ग नजर आएगा। काम करना पड़ेगा, बिना कुछ किए वैसे ही जय जयकार नहीं होती। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है। अब देखिए, आप आ जाइए। क्षेत्रफल जो है इसका 75,000 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है इस एरिया में। इसको 2 भागों में बांटा गया, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। आगे आ जाइए। ये जो पोखरण, फलोदी और बालोतरा, इसके बीच का जो क्षेत्र है वो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। वहां पर बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं, बाकी पूरे एरिया में पाए जाते हैं, ध्यान रखना। पोखरण, फलोदी और बालोतरा। आ जाइए आगे। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, यह पोखरण, फलोदी और बालोतरा के मध्य 300 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित क्षेत्र है। थोड़ा पहाड़ी एरिया है, थोड़ा सा ऊंचा है, रेगिस्तान। अब संबंधित शब्दावलियां, हम मादा क्या होता है, सीज क्या होती है, रेग क्या होता है, मगरा क्या होता है, त्रिकुट पहाड़ी क्या होती है, मांड क्या होता है, लाठी सीरीज क्या है, नकलिस्तान क्या है, ओएसिस क्या है, मिराज क्या है, ये रेगिस्तान से जुड़े हुए शब्द हैं। 1155 में राव जैसल द्वारा जैसलमेर दुर्ग बनाया गया। हिस्ट्री का फैक्ट है। अब आ जाइए आप। सबसे पहले ये जो क्षेत्र है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, पोखरण, फलोदी, बालोतरा, इनके बीच में क्या है, हम मादा चट्टानी मरुस्थल है। चट्टानी मरुस्थल को बोलते हैं हम मादा। क्या बोलते हैं? हम मादा। सीज क्या है? सोलर एनर्जी इंटरप्राइज जोन है। एक ऐसा क्षेत्र बनाया गया है जहां पर जो है सौर ऊर्जा को प्राप्त किया जा सके, वो सोलर एनर्जी क्षेत्र है।
हममादा क्या है? पोखरण फलोदी बालोतरा के मध्य स्थित एक चट्टानी त्रिभुजाकार मरुस्थल है। सोलर एनर्जी इंटरप्राइजेज जोन जो है ये हममादा में स्थापित अधिकतम सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावना वाला क्षेत्र है। ठीक है। अब रेक क्या है? हममादा के चारों ओर स्थित पथरीला या कंकड़नुमा मिश्रित मरुस्थल रेक कहलाता है। हममादा के चारों ओर ये कंकर, ये तस्वीर नजर आ रही है, तस्वीर देखिए, ये जो तस्वीर नजर आ रही है ये ऐसा मरुस्थल है, कंकड़ है, पत्थर है, थोड़े से ऐसा मरुस्थल है, रेत ही रेत नहीं है उसमें, तो उसको रेक बोलते हैं। मगरा क्या होता है? बालोतरा से पोखरण के मध्य स्थित अवशिष्ट पहाड़ियां मगरा कहलाती है। बालोतरा और पोखरण के मध्य अवशिष्ट पहाड़ियां जो है, बची कुची पहाड़ियां हैं, वो क्या कहलाएगी? बची कुची पहाड़ियां क्या कहलाती है? एक मिनट, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ बीच में। मगरा क्या है? बालोतरा से पोखरण के मध्य स्थित अवशिष्ट पहाड़ियां मगरा कहलाती। त्रिकूट पहाड़ी मगरा की त्रिकूट पहाड़ी पर 1155 में राव द्वारा जैसलमेर दुर्ग स्थापित किया गया। तो त्रिकूट पहाड़ी है जिस पर जैसलमेर दुर्ग है। वैसे कई पहाड़ियां राजस्थान में जिन पर अलग अलग दुर्ग स्थित है, वो हिस्ट्री में पढ़ाएंगे आपको, है ना। इससे पूर्व यहां स्थित नगर जो है वल्ल कहलाता था, इसलिए जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या है? वल्ल। मांड वल्ल या जैसलमेर के चारों ओर मांड जाति का निवास होने के कारण यह क्षेत्र मांड प्रदेश भी कहलाता है। मांड प्रदेश भी कहते थे। यहाँ जो नगर था वो वल्ल कहलाता था। दोनों बातें ध्यान रख रखनी। ये जैसलमेर का दुर्ग है, सोनार दुर्ग। लाठी सीरीज क्या है? लाठी सीरीज ये जो है ट्रियासिक युगीन, एक युग का नाम है ट्रियासिक युगीन, उसकी अवसादी चट्टानों का जमाव है यहाँ पर, जो मीठे जल भंडार, पट्टी व स्टील व ग्रेट चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। और इसमें सेवण घास उगती है जो पशुओं के लिए बहुत ही लाभदायक है। अब रेगिस्तान में होने के बावजूद भी वहाँ की गायें, वहाँ का जो पशु होता है दुधारू पशु, वो इतना दूध देता है कि जो हमारे क्षेत्र के पशु नहीं देते हैं, क्योंकि वहाँ पर सेवण घास होती है और सेवण घास पशुओं के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती है। नकलिस्तान क्या है? ओसिस क्या है? मिराज क्या है? लाठी इस क्षेत्र में भूमिगत जलभंडार के कारण विकसित वनस्पति आवरण नकलिस्तान कहलाता है, ओसिस कहलाता है या मिराज कहलाता है। यह सेवण घास से युक्त है। अब समझ में आ गया ओएसिस क्या होता है? एक ऐसा क्षेत्र भूमिगत जल भंडार के द्वारा जो वनस्पति आवरण आसपास जो हरा भरा हो गया क्षेत्र, तो उसकी वजह से, भूमिगत जल की वजह से वहां पर जो थोड़ा बहुत हरा भरा हो रहा है क्षेत्र, उसको ओएसिस कहते हैं, मिराज कहते हैं या नगलिस्तान कहते हैं। अब आ जाओ बालू का स्तूप युक्त, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। बालू का स्तूप में रेखीय बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, बरखान, ये इन पर क्वेश्चन आते हैं और इनको समझना जरूरी है। शब्र काफिज, पैराबोलिक और तारानुमा। अनुदैर्ध्य जो होता है रेखीय बालू का स्तूप बोलते हैं इसको। रेखीय बालू का स्तूप पवन की दिशा के समानांतर, पवन की गति मंद होने से निर्मित बालू का स्तूप सर्वाधिक जैसलमेर में पाया जाता है, बीकानेर में पाया जाता है, सूरतगढ़ गंगानगर में बनते हैं। ये जैसे इधर से हवा चल रही है ना, ये हवा चल रही है, उसके समानांतर, उसके सामने जो बालू का स्तूप बन रहा है, उड़ उड़ के जा रहा है और ये यहाँ पर इकट्ठी हो रही है, रेत इकट्ठी हो रही है, इकट्ठी हो रही है, ये अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप कहलाता है। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पवन की दिशा के समकोण, ये समानांतर है। जैसे हवा ऊपर से जा रही है, हवा के बराबर, तो अनुदैर्ध्य रेखीय बालू हवा के बराबर बन गया हो, हवा निकल गई है वहां से ऊपर से, और ये समकोण पे बनता है। ये ज्यादा ऊंचा हो जाता है, हवा से हवा से के सामने आ जाता है। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप जो है पवन की दिशा के समकोण, पवन के मार्ग में अवरोध आने से निर्मित बालू का स्तूप सर्वाधिक बाड़मेर, जोधपुर जिलों में मिलते हैं। अनुप्रस्थ, ये याद कर लेना अच्छी तरह से। बरखान क्या होता है? ये देखो, बरखान ऐसा होता है। बरखान तुर्की भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। ये देखो, आधे चांद की तरह जो है रेत उड़ उड़ के इधर से आ रही है, पश्चिम से उड़ उड़ के, और इस प्रकार से बालू का स्तूप बनाते हैं। ये देख लीजिए आप। मंथा नदी बेसिन, सीकर,
भालेरी गांव चूरू बरखान के लिए प्रसिद्ध गांव है। भालेरी गांव चूरू क्वेश्चन आ जाए। भालेरी गांव चूरू किसके लिए फेमस है? बरखान के लिए। बरखान क्या है? अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है। शब्र काफिस, शब्र काफिस क्या है? मंद पवन गति से झाड़ियों के एक और निर्मित नव चंद्राकार बालू का स्तूप जो है, ये झाड़ी दिख रही है, ये झाड़ी दिख रही है आपको, ये झाड़ी दिख रही है, इधर से हवा आ रही है, इधर से रेत उड़ उड़ के इधर इकट्ठी हो गई है इसके सामने, तो ये शब्र काफिस है। सर्वाधिक बीकानेर जिले में मिलती है। पैराबोलिक झाड़ियों के सहारे विकसित ये झाड़ी है, इसके चारों तरफ हो गया है विकसित। बहुमुखी बालू का स्तूप सर्वाधिक बीकानेर में मिलते हैं। इसके अलावा तारानुमा, ये तारे की जैसी आकृति वाला पैराबोलिक बालू का स्तूप से विकसित बालू का स्तूप, इसके पैराबोलिक होता है, पैराबोलिक के ऊपर फिर ये और मिट्टी चढ़ती है, इधर तारानुमा डिजाइन बना देती है। अर्ग और इर्ग क्या होता है? देखिए, वनस्पति रहित क्षेत्र में मंद पवन संचलन से निर्मित उर्मिकाओं से युक्त मरुस्थल, ये जो है रेत इस प्रकार से लाइन की तरह जो बिखर जाती है, इसको उर्मिकाओं से निर्मित मरुस्थल कहते हैं। उर्ग या इर्ग मरुस्थल कहते हैं। अर्ग का ऊपरी भाग टीला कहलाता है और दो टीलों के मध्य का भाग धोरा कहलाता है। जैसे ये टीला है, ये टीला है, टीला के बीच में क्या है? धोरा है। क्या है? धोरा। नेटवर्क बालू का स्तूप, ये नेटवर्क बालू का स्तूप, ये जिस प्रकार से ये एक से एक लाइन जुड़ी हुई है, एक स्तूप है, फिर वहीं से दूसरा स्तूप चालू हो गया, फिर वहीं से तीसरा स्तूप चालू हो गया, और इनके बीच में जो मार्ग होता है, रास्ता होता है, उसको कारवा या गासी बोलते हैं। दो बालू का स्तूप के बीच जो रास्ता होता है उसको कारगा या गासी बोलते हैं। यहाँ दोरे में देखो, दोरे में जगह है, ये टीला बीच में दोरा, लेकिन यहाँ पर ये जो चकड़ा है और ये मार्ग है, निकलने का मार्ग है, इस मार्ग को कारवा या गासी बोलते हैं। दरियन क्या होता है? दरियन जैसलमेर जिले में भ्रमणशील बालू का स्तूप दरियन कहलाता है। इनका एक साथ क्रमबद्ध रूप में मिलना नेटवर्क बालू का स्तूप कहलाता है। कारवा गासी दो बालू का स्तूपों के मध्य स्थित मार्ग होता है। ठीक है, चलो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। प्लाया, टाड, डांड, बालसन, रन, बाजदा, खड़ीन, ये क्या होते हैं? अब ये मैं आपको जो है, ये मैं आपको कल कराऊंगा, आधे घंटे पढ़ाऊंगा, है ना।